नहीं करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएँगे कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। बिंदास भारत के ज़रिए आपको मैं पूरी डिटेल बताऊँगी कि आखिरकार फुल टाइमलाइन बताऊँगी और पूरा सच बताऊँगी कि आखिरकार 6 साल की बच्ची के साथ उस दिन क्या हुआ है। सो घटना कुछ ऐसी थी कि यह घटना है 18 जनवरी 2026 के भजनपुरा उत्तर पूर्व दिल्ली की। शाम का वक़्त था, लगभग 7 बज रहे थे और एक 6 साल की बच्ची जो रोज की तरह पास में रहने वाली एक आंटी के घर चली गई थी। जब वो वापस लौटी तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो बच्ची खून से बहुत बुरी तरीके से लथपथ थी और लगभग बेहोशी के हालत में पाई गई थी। ऐसे में उसकी मां ने जब उसे देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां मां ने उसे बार बार पूछा, बेटी क्या हुआ, बेटी क्या हुआ, बार बार वो पूछती रही। लेकिन शुरुआत में बच्ची ने तो कुछ भी नहीं बोला। ऐसे में डर इतना ज्यादा था कि उसने ये कह दिया कि मैं तो गिर गई। ऐसे में देखा जाए दोस्तों तो कुछ ही देर बाद रोते-रोते उस बच्ची ने जो बताया, वो किसी भी इंसान की रूह कँपा देगा। तो आप सभी जितने भी मेरे ऑडियंसेस लाइव ऑडियंसेस हैं, आप सभी एंड तक बने रहें और कहीं न कहीं इस बच्ची को हम सभी इंसाफ दिला पाएँ, यही कोशिश रहेगी। और पूरी घटना मैं बताऊँगी, साथ ही साथ इस घटना पे अगर आपके भी कोई विचार हैं, तो आप ज़रूर हम तक शेयर करें। बीइंग अ डॉग, yeah, that you always do, but like your personal opinions as well, that can be pretty much fun as people understand what and how do you think as a citizen. Hmm. Being a dog, I'll definitely deny the concept of juvenile. It's pathetic. The culprits should be treated equally. These people can be very dangerous to society in the future. The bad influence. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है हेमंत कि बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा access to everything that is one on the podium. It is so wrong. I don't know why the people of our nation are being mentally sick. सही बात है, आज के डेट में आखिरकार लोग कैसे इतने मेंटली सिक हो जा रहे हैं जो कि 6 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा और भयावह और भयानक क्या हो सकता है कि हम एक ऐसी जगह रह रहे हैं, एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएँ घट रही है, बेज़ुबान के साथ कुछ ऐसी घटना हो रही है जो वो बोल भी नहीं पा रही ढंग से उसके साथ। बिल्कुल, कैसे हो रहा है ये सुन के दिल दहल जाता है। जस्ट इमेजिन हाउ द किड वुड हैव बीन फीलिंग, वी आर लिविंग इन द रियल कलयुग में महादेव सेफ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है हेमंत। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बातों से कि ये क्या होता जा रहा है, कैसी मेंटालिटी होती जा रही है और लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल डेस्टिनेशन अभी हम बिल्कुल स्टोरी कंप्लीट ही करते हैं। बच्ची की बयान की बात करें तो बच्ची ने बताया है कि पड़ोस के 3 लड़के जिसके उम्र लगभग 10 साल, 13 साल और 14 से 15 साल का था। मतलब 3 युवक थे और तीनों नाबालिग थे, जिन्हें वह जानती थी, जो उसके मृत भाई के दोस्त बताए जा रहे हैं। उन्होंने बच्ची को ₹10 का लालच दे दिया और उसे छत पर बुलाया, फिर पास की बंगले फैक्ट्री से ले जाया गया। ऐसे में वहां उसके साथ बहुत ही ज्यादा घिनौना अपराध किया गया, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि यह उससे भी डरावनी बात और क्या होगी, जहां 3 नाबालिग ने उस छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध किया है। आरोपी जो है वो अजनबी बिल्कुल भी नहीं थे, वो उसके मरे हुए भाई के दोस्त थे। वो रोज़ दिखने वाले चेहरे थे, तो बच्ची बिल्कुल आराम से पहचान रही थी। इसके अलावा जिन परिवार पर कभी शक तक नहीं किया गया, उस परिवार के साथ ही वहाँ पर जब एक माँ ने अपनी बच्ची को भेजा, उसके बाद जब वो लौटी वापस, तो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, जो कि वाक़ई में बहुत ही डरावना था। अब आप सभी सोचिए कि 6 साल की बच्ची जिसकी उम्र फिलहाल खिलौने से खेलने की थी, वो इस डर को कैसे झेलेगी? आखिरकार उस पर क्या बीत रहा होगा? शायद हम ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे में जो वो बच्ची खिलौने से खेलती थी, उसके साथ ऐसा अपराध हो गया। मतलब ये हम बिल्कुल भी अ, इमेजिन नहीं कर सकते।
बच्ची की अगर मेडिकल हालत की बात करें, तो घटना के तुरंत बाद परिवार बच्ची को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं और बेसिकली अस्पताल जगप्रदेश चंद्रा अस्पताल मेडिकल रिपोर्ट में जो सामने आया, निजी अंगों में उन्हें उसे गंभीर चोटें आई हैं। यहाँ तक कि अत्यधिक खून भी बह बह चुका है। शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक आघात भी बहुत बुरी तरीके से बच्ची के साथ किया गया है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर अपराध है। वहीं एचआईवी और अन्य टेस्ट की भी सलाह दी गई है और काउंसलिंग फिलहाल शुरू की गई है। बच्ची की काउंसलिंग भी हो रही है। तो आपको बता दूं कि आज भी दोस्तों बच्ची जो है वो नहीं चल पा रही है। यहाँ तक कि उसे बैठने में भी दर्द होता है और खून लगातार अब भी निकल रहा है। ऐसे में उसकी मानसिक रूप से वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। अगर करंट सिचुएशन की बात करें, तो वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है। उसके दिमाग में वो बातें लगातार चल रही है और उसके हर एक शरीर के अंग में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। तो देखा जाए कि ये जो बयान आया है वो माँ की तरफ से आया है। माँ कहती है कि मेरी बेटी जो है वो पहले जैसे नहीं रही। वो हर वक्त सहमी हुई रहती है, डरी हुई रहती है। जो जो अपराध उसके साथ हुआ उसके बाद 6 साल की बच्ची की जिंदगी जो है वो बिल्कुल नर्क से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है फिलहाल। अगर पुलिस कार्रवाई की बात करें, तो अब लगातार सवाल उठता है कि आखिरकार पुलिस ने इस पर क्या किया? क्या कार्रवाई समय पर वाक़ई में हुई है? तो आपको बता दूँ कि परिवार ने इस पर ये कहा है कि शिकायत तो तुरंत दी गई, लेकिन शुरुआत में देरी हुई। इसके अलावा इसी देरी से लोगों में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का गुस्सा देखा गया है। गुस्सा भड़क पड़ा है। ऐसे में पुलिस के पक्ष की बात करें, तो पुलिस ने कहा है कि मामला जो है वो पॉक्सो एक्ट और बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है। 19 जनवरी को 2 आरोपी पकड़े गए हैं। तीसरा आरोपी अब तक फरार है, यानी कि 3 आरोपी में से 2 आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया गया है, लेकिन 1 आरोपी अब तक नहीं पकड़ा गया है। बाद में 1 आरोपी की मां ने फाइनली खुद सरेंडर कर दिया है और सभी आरोपी जो है वो नाबालिग हैं। आपको जैसे मैंने बताया 10 साल, 13 साल, 15 साल लगभग इतने कम उम्र के थे। सभी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी कि जेजेबी के सामने पेश किया गया है। वहीं सबूतों की बात करें, तो आपको बता दूं दोस्तों कि घटनास्थल से खून के निशान कलेक्ट किए गए हैं। फॉरेंसिक जांच जो है अब भी जारी है, लगातार चल रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ प्रूफ मिल सके। और आपको बता दूं कि क्या यह सब और तेज नहीं हो सकता था? अभी तक फिलहाल ये प्रोसेस में ही है। ये घटना आपको मैंने बताया कि 8 तारीख की है और अब तक फिलहाल ये घटना प्रोसेस में ही है, जहां 3 आरोपी में से 2 आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन 1 आरोपी अब भी फरार है। तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम कितना स्लो है और कार्रवाई कितनी धीमी चल रही है? आप अपने-अपने व्यूज़ ज़रूर लिख कर बताएँ। सड़क पर गुस्से की बात करूँ, तो दोस्तों जब लोगों को लगा कि न्याय फिलहाल देरी हो रही है, न्याय में काफ़ी डिले हो रहा है, तो भजनपुरा की सड़कों पर 4 दिनों तक लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन किया गया है। वहीं महिलाएं, स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन और हर कोई एक ही मांग कर रहा है, सबकी एक ही मांग है कि बच्चों को सुरक्षा चाहिए, दोषियों को सजा चाहिए। लगातार सड़कों पर खड़े होकर भजनपुरा के जो लोग हैं वो इसी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं और 4 दिन से लगातार ये जो प्रदर्शन है वो जारी है और लगभग हर कोई यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द न्याय चाहिए और बच्चों को सुरक्षा चाहिए। इसके अलावा मां ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे अपराधियों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इनफैक्ट हालांकि आपको बता दूं कि आरोपी नाबालिग है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नाबालिग होने का मतलब यह है कि जवाबदेही से वो बच जाएगा? क्या लगता है आपको कि नाबालिग होने की वजह से उसे कोई जवाबदेही नहीं देनी पड़ेगी उस 3 आरोपी को? अपने-अपने जवाब ज़रूर लिखते रहें, अपने-अपने ओपिनियन ज़रूर लिखते रहें इस बात पर। थोड़ा आपको कानून से भी समझ लेते हैं, तो आपको समझा दें कि आरोपी नाबालिग है, इसीलिए मामला जो है वो जुवेनाइल जस्टिस के द्वारा लिया जाएगा, यानी कि जेजेबी में लिया जाएगा और पॉक्सो में
लिया जाएगा। सज़ा सुधारात्मक होती है, जेल नहीं, ऑब्जर्वेशन हो। यही वो बिंदु है जहाँ पर समाज जो है वो बँट जाता है। देखा जाए तो एक नाबालिग ने इतना जघन्य और गंदा अपराध किया है, अब ऐसे में क्या उससे पूछा नहीं जाएगा? क्या जवाबदेही नहीं ली जाएगी? वेल, एक तरफ देखा जाए तो जहाँ कानून है तो वहीं दूसरी तरफ उस पीड़िता का दर्द है, 6 साल की मासूम बच्ची का दर्द है। हाई कोर्ट ने अभी तक कोई इस पे हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस नहीं किया है, वहीं कोई पीआईएल भी दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में मामला फिलहाल नीचे की अदालतों में ही चल रहा है। ऐसे में आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि हमें अब एक कदम पीछे जाकर सोचना होगा कि क्या बाल मजदूरी, अशिक्षा, गलत कंटेंट की गलत कंटेंट आसानी से हम तक पहुंच जाता है और निगरानी की कमी है। ये क्या लगता है आपको कि ये सब चीजें चल रही है जिसकी वजह से आजकल ये घटनाएं आम बात हो गई है? आप सभी अपने-अपने विचार लिखते रहें इस बात पर। आपको बता दूं कि तीनों आरोपी जो है वो फैक्ट्री में काम करते थे। ये तीनों जो छोटे बच्चे थे, नाबालिग आरोपी थे, ये तीनों फैक्ट्री में काम करते थे और गरीब पृष्ठभूमि से भी थे, यानी कि बैकवर्ड क्लास से थे। यह कोई बचाव नहीं है, लेकिन सिस्टम की विफलता इसमें ज़रूर दिखता है कि नाबालिग आरोपी आखिरकार इस पर अगर बात की जाए नाबालिग जो आरोपी है, इस पर कानून क्या कहता है कि नाबालिगों को क्या कोई सज़ा नहीं मिलेगी? तो आपको बता दूँ कि दोस्तों भारत में कानून साफ कहता है कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो नाबालिग में काउंट होते हैं, वो बालिग में काउंट नहीं होते हैं। वहीं नाबालिग अपराधी को सीधे-सीधे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा जाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर ये केस आ जाता है और सज़ा नहीं, कहीं न कहीं वहाँ सुधार का प्रावधान है क्योंकि वो बच्चे हैं तो अब उनको सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें सुधारा जाएगा। जैसा आप सभी को पता है कि नाबालिगों को सज़ा नहीं मिलती है, उन्हें मौका दिया जाता है कि वो सुधर जाए। ऐसे में इन 3 यानी कि 2 नाबालिग फिलहाल पकड़े गए हैं, 1 तो अब भी फरार है, उसे भी पकड़ा जाएगा, हालाँकि उसकी माँ ने सरेंडर कर दिया है। तो क्या लगता है ये सही में वाक़ई में सच है या सही है कि एक नाबालिग ने इतना बड़ा अपराध किया है और सिर्फ़ उसे सुधारा जाएगा? क्या इतना पनिशमेंट देना काफ़ी है? अब लेकिन यहाँ पर सवाल बहुत सारे उठते हैं कि जब अपराध रेप जैसा जघन्य हो, तो पीड़िता 6 साल की जब बच्ची हो और अपराध की प्रकृति पूरी तरह से समझ में आ रही हो, तो क्या सिर्फ नाबालिग शब्द को एक शब्द देकर सब कुछ ढक दिया जाएगा? क्या लगता है आपको कि एक नाबालिग शब्द से सब कुछ ढक दिया जाएगा और उनके साथ कुछ नहीं होगा, उन्हें सिर्फ सुधरने का मौका दिया जाएगा? ऐसे में आपको बता दूं कि आरोपी की उम्र 13, 14 और 15 साल की है। 3 आरोपी हैं और अपराध की योजना पूरी तरीके से साफ है। लालच, सुनसान जगह और धमकी, यह गलती नहीं, यह सोचा समझा हुआ अपराध है। ये कोई गलत तरीके से नहीं, बल्कि ये सोच समझकर प्लानिंग से किया हुआ अपराध है। ऐसे में यही वजह है कि देश भर में लोग पूछ रहे हैं कि क्या जुवेनाइल लॉ में बदलाव जरूरी नहीं है? क्या लगता है आपको? जुवेनाइल लॉ में बदलाव ज़रूरी है या नहीं है? आप अपने-अपने विचार ज़रूर बताएँ लिखकर। इसके अलावा आपको बता दूँ कि पॉक्सो एक्ट बना था बच्चों की सुरक्षा के लिए, ज़ीरो टॉलरेंस के लिए, लेकिन जब आरोपी नाबालिग हो, तो मैक्सिमम जो सज़ा होती है, वो 3 साल ऑब्जर्वेशन होम की होती है। कोई उम्र कैद जैसी सज़ा इसमें नहीं होती है। उम्र कैद इस नाबालिगों को हो ही नहीं सकती, यहाँ तक कि इनफैक्ट कोई फांसी की भी सजा इन्हें नहीं मिल सकती इतने बड़े अपराध के बाद भी। अब सोचिए कि पीड़िता जो जिसकी पूरी जिंदगी जो है वो ट्रॉमा में चली गई है, जिसमें पूरी तरीके से डर भरा हुआ है, अब उसका लगातार इलाज चल रहा है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लगातार उसको आहत हुआ है। ऐसे में उसके साथ क्या न्याय हो रहा है? क्या इन नाबालिगों को सिर्फ़ जेजेबी में रखकर क्या वाक़ई में इस 6 साल की मासूम के साथ न्याय हो पा रहा है? आप बताएँ। इनफैक्ट आपको बता दूँ कि आरोपी जो है वो कुछ साल बाद समाज में फिर से वापस आ जाएगा। वो जो 3 नाबालिग बच्चे हैं 13, 14 और 15 साल के नाबालिग जिन्हें कहा जा रहा है, जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, वो फिर कुछ सालों तक
जेल में रहकर उन्हें सुधारने की कोशिश की जाएगी और फिर वो वापस से समाज में वापस आ जाएगा। क्या यही वह जगह है, क्या जहाँ कानून पर इंसाफ जो है वो टकराते हैं? वेल, दोस्तों यह कहना बहुत ही आसान है कि जानवर हैं फांसी दे दो, लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है कि इन तीनों नाबालिगों की जो प्रोफाइल है वो बाल मजदूरी की है, स्कूल से दूर है, पढ़े लिखे नहीं है, इनफैक्ट फैक्ट्री में काम करते हैं तीनों के तीनों, और मोबाइल पर अनकंट्रोल्ड कंटेंट लगातार देखते हैं। इनफैक्ट माता पिता भी खुद मजदूर हैं और वो भी उन्हें बिल्कुल कोई किसी तरीके की सीख नहीं देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? यह है कि वे निर्दोष हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह दिखाता भी है कि सिस्टम ने इन्हें भी छोड़ दिया है। बच्चों अगर सही शिक्षा, सही निगरानी और सही काउंसलिंग के अंडर रहेंगे तो डेफ़िनेटली ऐसी-ऐसी घटनाएँ तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ना ही बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पर भविष्य अगर उनका अंधकार में चला जाएगा, अगर वो इस तरीके की आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहेंगे तो। बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि सही शिक्षा, सही निगरानी, कंट्रोल होता रहे, लगातार बच्चों की काउंसलिंग होती रहे ताकि वो गलत राह से बचे, सही राह में जाएँ। माता-पिता और समाज की ज़िम्मेदारी क्या बनती है इसमें? आप सभी जितने भी मेरे लाइव दर्शक हैं, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि बच्चों के अंदर या छोटे बच्चों को ही किस तरीके से एक्चुअली गाइडेंस देना चाहिए ताकि वो इस तरह के अपराध में कभी भी लिप्त कड़वी सच्चाई की बात करूँ तो आपको बता दूँ कि हम क्या कुछ कर सकते हैं? जैसे कि आप सभी पूछ रहे हैं, हम उस पर भी आते हैं। बिल्कुल, मैं आपके लिए कुछ ऐसी बातें भी लेकर आई हूँ कि हमें और कुछ क्या करना चाहिए, बचपन से ही हमें कैसे स्टेप्स लेना चाहिए। हम क्या कुछ गलत करते हैं? सबसे गलत बातें ये है कि हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। पूछते भी नहीं हैं कि आखिरकार वो क्या देख रहे हैं। एक बार क्रॉस चेक भी नहीं करते कि आखिरकार बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं। स्कूल से ज़्यादा काम अ, पर भेजते हैं। आपको बता दूँ कि वो जो बच्चे हैं, देखा जाए तो ऐसे बच्चे को सीधे जो कि जिनका फ़ाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उन्हें देखा जाए तो डेफ़िनेटली स्कूल से डायरेक्ट जो है वो काम पर भेज दिया जाता है और उनसे उनके करंट सिचुएशन यानी कि ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, उन्होंने स्कूल में क्या कुछ पढ़ाई की है, ये बात भी नहीं करते हैं। हमें बच्चों से कम्युनिकेशन लेवल हमेशा से स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और फिर जब कुछ गलत होता है, तो हम पूरा का पूरा दोष जो है वो सरकार पर डालते हैं, सिस्टम पर डाल देते हैं और पूरा दोष जो है वो पुलिस पर डाल देते हैं। तो ये हमारी गलती है कि हम बचपन से ही बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। जब बच्चे खाना ना खाएँ तब उन्हें फ़ोन पकड़ा दें। जब बच्चे अगर होमवर्क ना करें तो उन्हें लालच देकर फ़ोन पकड़ा दें कि तुम अभी कार्टून देख लो, फिर ये कर लेना। बट बचपन से ही बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें, साथ ही साथ उनके कंटेंट पर कंट्रोल रखें, स्क्रीन लिमिट्स सेट करें। इसके अलावा आपको बता दूँ कि सवाल यह भी है कि क्या हमने अपने बच्चों को वाक़ई में समय दिया है? क्या हमने टाइम दिया है? क्या हमने उन्हें सही और गलत सिखाया है अब तक बचपन से ही? अगर सिखाया ही नहीं है सही और गलत तो हम बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा सही राह पर चले? वेल आरोपी के माता-पिता भी बहुत बुरी तरीके से रो रहे हैं। इसके अलावा पीड़िता के जो माता-पिता हैं वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुके हैं। आपको बता दूँ कि दोनों तरफ से गरीबी, लाचारी और सिस्टम की हार भी नज़र आ रही है। ऐसे में पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं, भजनपुरा में प्रदर्शन क्यों हुए? तो आपको बता दूँ कि लोगों का आरोप है कि एफआईआर में बहुत ही ज़्यादा डिले हुआ है, देरी हुई है और इस वजह से शुरुआत में गंभीरता की भी कमी आई है। पुलिस की डिले की वजह से भजनपुरा में जो लोग हैं, वो विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। पुलिस कहती है कि हमने तुरंत केस दर्ज किया है, मेडिकल करवाया है और आरोपी पकड़े भी गए हैं, लेकिन सच शायद कहीं न कहीं बीच में ही है। 2 ही आरोपी पकड़े गए, 1 आरोपी तो अब भी फरार है। वहीं लेकिन एक बात साफ है कि ऐसे मामले में हमेशा से हर मिनट की देरी जो है वो अपराध को और भी ज़्यादा गहरा कर देती है। पीड़िता की भविष्य पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको बता दूँ कि दोस्तों खबर में हम आरोपी गिनते हैं, लेकिन कानून की धाराएँ गिनते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उस बच्ची का भविष्य क्या होगा? उस 6 साल की मासूम बच्ची के साथ क्या होगा? क्या वो स्कूल कैसे जा पाएगी? आखिरकार दिमाग में इस ट्रॉमा के साथ क्या वो स्कूल में कंफर्टेबल हो पाएगी बाकी बच्चों के साथ?
तो आखिरकार वो अपने फ्रेंड्स कैसे बना पाएगी? आस-पास में बच्चों से कैसे घुल पाएगी? दोस्त कैसे बना पाएगी? डर से बाहर कैसे निकल पाएगी? ये लगातार सवाल खड़े होते हैं, उस मासूम पर क्या बीत रही होगी? यही वजह है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सज़ा नहीं, लंबी काउंसलिंग की ज़रूरत है। सरकारी सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है इस केस में, और साथ ही साथ परिवार को भी आर्थिक मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे में। अब यह बहुत ज़रूरी है कि सरकार जो है, ये 5 सीधे सवाल पर फ़ोकस करे कि क्या पॉक्सो में नाबालिग के लिए कोई सख्ती नहीं बढ़ेगी? ये सवाल समाज से भी है और आपसे भी है, आप अपने-अपने विचार भी इस पर रख सकते हैं। क्या पॉक्सो में नाबालिगों के लिए सख्ती बढ़ेगी? क्या बाल मज़दूरी पर असली कार्रवाई होगी? क्या लगता है आपको? क्या पीड़िता को लाइफ़ टाइम सपोर्ट मिलेगा? क्या जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम्स की निगरानी होगी इस पर? क्या ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक सुनवाई अनिवार्य है? अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिले, तो अगली बार किसी और बच्ची के साथ भी शायद ऐसा ही होगा। अगर देखा जाए तो सरकार ने इन सवालों पर कोई ना कोई जवाब नहीं दिया या इन सवालों पर काम नहीं किया, तो वाक़ई में जब आज ये भजनपुरा की 6 साल की बच्ची है, कल शायद कोई और बच्ची होगी, तो हमें बहुत ज़रूरत है कि इन सवालों पर इन ये सवाल करें सरकार से। तो आपको बता दूँ दोस्तों, आज का यह लाइव जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके देखने के लिए नहीं था, विचार बनाने के लिए नहीं था, बल्कि साथ ही साथ अपने बच्चों से बात करें। आप सभी को बहुत ज़रूरत है, अगर आपके घर परिवार में बच्चे हैं, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। उन्हें सेफ़ और अनसेफ़ बताएँ, अनसेफ़ टच क्या होता है, सेफ़ टच क्या होता है, ये सिखाएँ। इसके अलावा उन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें। कभी भी किसी के साथ भी, इनफैक्ट आप किसी आस-पड़ोस के भी घर में उन्हें ना भेजें अकेला, ख़ास तौर पर। किसी पर भी आप अंधा विश्वास ना करें, आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों और बच्चियों के लिए, ज़रूरी नहीं है, हर बच्चों के लिए ये कदम उठाएँ। साथ ही साथ सबसे ज़रूरी है कि विक्टिम शेमिंग बंद करें, अफ़वाहें ना फैलाएँ, पीड़िता की पहचान को जो है फ़िलहाल उजागर ना करें। क्योंकि वो एक बच्ची है और अभी उसका भविष्य पूरी तरीके से उसके सामने रखा हुआ है, और ऐसे में अगर हम उनके पहचान उजागर कर देंगे, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। आज जो है भजनपुरा है, कल कहीं और होगा, कल परसों कहीं और होगा। अगर हम सभी इसी तरीके से चुप रहेंगे तो बहुत ज़रूरी है आप सभी को याद रखने की कि एक बच्ची के साथ हुआ अपराध पूरे समाज की हार होती है। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि यह लाइव बहुत ज़रूरी है कि हर लोगों तक पहुँचे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइव भी पहुँचाएँ और वीडियो को शेयर भी करें। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे आस-पड़ोस या हमारे घर परिवार में भी बच्चे हैं, तो हम इन स्टेप्स को ध्यान रखते हुए बच्चों को ध्यान में रखें, कंट्रोल करें उनके कंटेंट को, उन पर निगरानी रखें, कहीं अकेला ना छोड़ें, उन्हें सीख अच्छी दें, उन्हें गुड टच, बैड टच बताएँ, जो कि मैंने आपको हमेशा से बताया है। इसके अलावा आप सभी अ, उस बच्ची के लिए दुआ करें, 6 साल की मासूम के लिए दुआ करें, जो कि फाइनली अभी बहुत बड़े ट्रॉमा में है। सिस्टम के सुधार के लिए है, तो ऐसे में सिस्टम की सुधार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखा जाए तो ये सिर्फ़ एक केस है, लेकिन कल आप या हम कोई भी सफ़र कर सकता है ऐसे केसेज़ में, बहुत ज़रूरी है। तो आज से कहीं न कहीं हमने यही सीखा कि हमें बच्चों पर बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही उन्हें शिक्षा देने की ज़रूरत है। उनको अगर हम मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, तो साफ़ तौर पर एक लिमिट सेट करें, साथ ही साथ उनके कंटेंट को मॉनिटर करें। कभी भी हमें बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा से उनके साथ रहना चाहिए। अंधविश्वास यानी कि खास तौर पर आँख बंद कर कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कुछ स्टेप्स लेंगे, तो आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। खास तौर पर आज का लाइव बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा। आप लोगों ने अपने-अपने कंट्रीब्यूशंस ऐड किए, दैट वाज़ सुपर अमेजिंग। इसके अलावा बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपको ये लाइव इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और हर उन बच्चों तक ये वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अवेयर हो जाएँ और ऐसी घटनाओं से बच सकें। तो आप सभी सुरक्षित रहें, सेफ रहें और मिलते हैं नेक्स्ट लाइफ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक